महिलाओं से शुरू किया गया कार्यक्रम आज हजारों की संख्या में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये आसान कार्य तो नहीं होता, लेकिन अरुणा जी के प्यार और हर परिवार से दिल से जुड़े होने का प्रतीक है कि आज यहाँ पर सभी भाई बहन अपना समय निकालकर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अरुणा जी के साहसिक व्यक्तित्व से प्रेरित होकर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। ये कविता मेरा उपहार है मेरी बड़ी बहन, मेरी आदरणीय, मेरी प्रेरणा स्रोत श्रीमती अरुणा जी के नाम। एक बार जोरदार तालियों से मुझे अनुमति दे कि मैं ये कविता सुना सकूं। वैसे कविता लिखने से ज्यादा मुझे शीर्षक चुनने में टाइम लगा, क्योंकि जिस व्यक्तित्व के लिए मैं ये कविता लिख रही हूँ वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस कविता का शीर्षक है मैं खुद की एक पहचान हूँ। क्यों बनूं दुर्गा और काली, क्यों उनकी शक्तियों की मोहताज हूँ, क्यों मैं खुद से अनजान हूँ, मैं खुद की एक पहचान हूँ। चाहे झुका सकूं न गगन, धरा पर अधिकार हो न हो, और एक औपचारिकताओं की मोहताज नहीं, युगों का मैं आगाज हूँ, मैं खुद की एक पहचान हूँ। ये 4 पंक्तियां औपचारिकताओं को निध्वंस करने की पंक्तियां थी। जैसा कि आप सब जानते हो, आपके बीच में, आपके परिवार में हर पल, हर दुख, हर सुख, हर जगह पर अरुणा जी की उपस्थिति आप सभी ने देखी होगी। वो किसी औपचारिकताओं की मोहताज नहीं है, वो खुद एक युगों का आगाज है। मेरे कदम पड़े जहां, ये मैं अरुणा जी के नाम समर्पित करती हूँ, जरा गौर करिएगा। मेरे कदम पड़े जहां, हो दिन वहीं से रात हो, मैं कोई बीता कल नहीं, मैं खुद में ही एक आज हूँ, मैं खुद की एक आवाज हूँ, मैं खुद की एक पहचान हूँ। जोरदार तालियां। सरलता, शालीनता, कर्मकारिणी, धारा प्रवाह वक्ता श्रीमती अरुणा रावत जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार वो मंच पर आए और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। भारत माता की। अभी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी छोटी बहन आरती का, जिन्होंने इतनी सुंदर कविता इतने सुंदर शब्दों में पिरोई इन्होंने। मैं आभारी हूँ मेरी छोटी बहन आरती की, उनके लिए जोरदार ताली। कहती हूँ मैं अपनी टीम का, जिन्होंने पूरा 1 महीना इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में, आप तक मैसेज पहुंचाने में, घर घर खुद से पंपलेट देकर आपको न्योता देने में इन बहनों ने जो मेहनत की है, मैं इनको कभी नहीं भूल सकती। ऐसी मेरी बहन जो आज यहाँ पर बैठी है और उस कार्यक्रम को सुबह से सुंदर बनाने के लिए सुबह 9 बजे से काम कर रहे हैं, ऐसी बहनों के लिए जोरदार ताली। पुलिस वाली बहनें सुबह से भूखी प्यासी यहाँ बैठी है, मेरे भाई वहां खड़े हैं, उनके लिए जोर ताली बजाइए। वो भी आपकी बेटियां होंगी, बहू होंगी, भाई होंगे, बेटे होंगे। किसी को भी कमजोर, छोटा, किसी पद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी ड्यूटी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सभी हमारे सम्मानित हैं। जैसे मेरी बहनें दिन रात। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे राजनगर पार्ट 2 में, पालम में, और आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं अरुणा रावत जी से, जो 5 बार से उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश से, और उनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है, 17 साल से राजनीति में। और हम बातचीत इसलिए करा रहे हैं क्योंकि महिलाओं के लिए वो एक रोल मॉडल है और राजनीति में उनका जो कद है काफ़ी बड़ा है। तो मैडम से जानेंगे कि जो बीजेपी सरकार है, जो बीजेपी सरकार अभी सेंटर में है, और अभी जो दिल्ली की बात करूं तो उसमें भी 8 सीटें आई थी। अभी चुनाव होने थे एमसीडी में,
तो वहाँ भी जो पार्लियामेंट की एरिया की बात करूँ तो उनका जो लोगों के प्रति जो प्यार है वो भी देखने को मिलता है। तो मैडम जी से बातचीत करेंगे आज उसी बारे में। और सबसे अच्छी बात है, हरियाली तीज में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसका भी हम कुछ बाइट आपको दिखाएंगे और मैम से भी जानेंगे कि दिल्ली सरकार अभी क्या क्या महिलाओं के लिए क्या क्या योजना लेके आ रही है, ताकि वो योजनाएं हर जो हमारी माताएं बहनें उन तक पहुँचे। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, आपका जो राजनीति करियर काफ़ी लंबा रहा जी। उसके बाद जैसे सबसे अच्छी बात है कि आप डिफेंस के एरिया से आते हो और डिफेंस से राजनीति माना ये भी एक चेंज है। बिल्कुल हाँ जी। तो उसके बाद आप 5 बार से जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, तो सर ये कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा है, समाज सेवा करने का मौका मिलता है। देश में जो भी हमारे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी योजना लेकर आते हैं तो हम बहनों तक पहुंचाने का हमारा एक फ़र्ज बनता है। बड़ी बड़ी योजना आती हैं, जैसे गरीब बहनों के लिए पहले आप सभी को पता है कि गैस सिलेंडर की बड़ी प्रॉब्लम होती थी और लोगों को गैस नहीं मिल पाती थी, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए निकाली। जो बहनों के पास गैस सिलेंडर नहीं थे उनको घर घर उन्होंने करोड़ों की संख्या में गैस सिलेंडर हमने बहनों को पहुंचाए हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीमें लेकर आए वो। और बेटियों के लिए पुलिस में भी 33% का आरक्षण दिया उन्होंने। डिफेंस में भी बहनों को भर्ती कर रहे हैं सभी को। अग्निवीर योजना आई है। और जैसे पहले सैनिक स्कूलों में बेटियों के लिए स्कूल नहीं हुआ करते थे, अभी उन्होंने बेटियों के लिए भी किया है। महिलाओं के ऊपर बहुत काम चल रहा है। तो जो महिलाओं के लिए जैसे बैंक लोन देना, जैसे घरेलू महिला हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक लोन उपलब्ध कराया उन्होंने कि भाई बहनें आएँ और 10,000 तक का लोन तो सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ही आप ले सकती हैं, जिससे छोटा मोटा आप अपना कारोबार चला सकें। और बहुत सारी सुकन्या योजना लेकर आए हो। एक बड़ा एग्जाम्पल है जो हरियाणा से आपने सुना होगा कि वहाँ पर अगर 1000 बेटे होते थे तो 600 बेटियाँ होती थी। हाँ जी, जनसंख्या की बात आप शादी में भी बड़ी मतलब मुश्किलें होती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो काम किया था वही मैं आपको बताने वाली थी। तो हरियाणा से हमने ये इन्होंने उद्घाटन किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और वहाँ पर अब लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि जब उन्होंने एक निकाला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ पहले, फिर उन्हें शिक्षित करो तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। शिक्षित होंगी तो वो अपना खुद कमाएंगे खाएंगे। कि बहुत बड़े चैलेंज आते हैं कि बेटियां दूसरे का मुंह ना देखें। तो ऐसा हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया कि महिलाओं को किसी भी तरीके से पढ़ाने के लिए बात करो, अगर शिक्षा नहीं है उनके पास तो उनके लिए कुछ सुविधाएँ, कारोबार खुलवाओ उनके लिए बड़े बड़े। तो उनका जो महिलाओं पर फोकस डाला उन्होंने, और आज पूरी देश भर की महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आती हैं। जैसे छोटी बेटी का अकाउंट खुलवाया हमने, जैसे मेरे यहाँ से कम 2000 अकाउंट मैंने लास्ट ईयर खुलवाए थे सुकन्या योजना के। दूसरा ये कि पोस्ट ऑफिस में भी एक बहुत अच्छी स्कीम चलती है, उसमें भी अच्छा। मैं वही बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने 2000 अकाउंट अपने क्षेत्र में खुलवाए थे और मैंने जगह अपने ऑफिस में भी कैंप लगवाया था और अपने वार्ड में ब्लॉक वाइज मैंने कैंप लगवाए थे सुकन्या योजना के। तो 2000 अकाउंट मेरे राजनगर से खुले थे और उसमें बड़ा फ़ायदा उसमें कि उसमें कुछ मिनिमम था 250 रुपये डालते रहो, और जब बेटी आपकी हो जाती है 21-22 साल की तो 6,50,000 उसको मिलते हैं जी। क्योंकि गरीब एक मिडिल क्लास के लिए भी अगर 6,50,000 बेटी को मिलते हैं शादी के लिए तो कोई भी शादी करने से घबराएगा नहीं। तो बहुत चीज़ों को लेकर जो हमारे देश में नए काम हुए प्रधानमंत्री जी से, जो हमारा देश तो है ही प्रेरित, लेकिन दूसरी कंट्रियाँ भी बहुत मतलब मोदी जी के साथ जुड़ी हैं और आज हमारे देश का जो नाम रोशन हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली कि महिलाओं को आगे लाना, हर चीज़ में प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जी, उसमें भी एक मैं देखूँ जो बिल्कुल ग्रामीण जो ग्राउंड से उठी हमारी महिला राष्ट्रपति बनी, काफ़ी अच्छी आदिवासी है और बहुत ही मतलब ये आप ग्राउंड से उठना है और इतने बड़े पद पे जाना है, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी प्रधानमंत्री की जिन्होंने ये चीज़ जी बिल्कुल देश को आगे एक आदिवासी गरीब परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाना हमारे देश में कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो कुछ जो विपक्षी हैं उनको वो चीज़ें हजम नहीं हो रही थी कि एक गरीब घर की बेटी कैसे राष्ट्रपति बन सकती है, आदिवासी समाज की बेटी कैसे राष्ट्रपति बन सकती है। तो उन्होंने ये करके दिखाया है
कि कहते हैं ना कि भाई हर गरीब पर हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो गरीबों की सरकार है, वो गरीबों के बारे में सोचती है। दूसरा मैम ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अभी तो जो मैं बात करूँ अगस्त की, ये महीना तो हमारा बिल्कुल ही फेस्टिवल का महीना है। आपने हरियाली तीज बनाया, उसके बाद में अभी मुहर्रम है, उसके बाद में अपना सबसे महत्वपूर्ण 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो उसके ऊपर आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए उसमें अभी हमारा जो है, अभी जस्ट मैं आई हूँ, तब आए थे आप, तभी मैं वहाँ से आई हूँ, फौजियों के कैंपस से आई हूँ। प्रधानमंत्री जी का है कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं वो उन्हें छुट्टियाँ नहीं मिलती क्योंकि देश के रक्षक हैं वो। जब पूरा देश सोता है वो जगते हैं, हमें रखा। और मैं बहुत नज़दीकी से जानती हूँ कि मैं भी डिफेंस वाले की वाइफ हूँ, तो वो जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो हमने कैसे दिन काटे तो मैं ही समझ सकती हूँ। और आज ही अभी हम कैंपस में गए थे और हमारे फौजी भाइयों को हमने राखी बांधी बड़े लेवल पर, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया उन्होंने भी हमें बड़ा सम्मान दिया। तो ये जो आज का ये युग है, जो अब जो चीज़ें चल रही हैं वो पहले नहीं थी। अब किसी भी चीज़ को लेके चलेंगे, जैसे अभी राष्ट्रपति की बात करी, अभी फौजियों की बात करी, और अभी तिरंगा यात्रा जो हमारा 75वां ये 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरा कार्यक्रम मैंने 14 अगस्त को रखा है, जो यात्रा निकाली जाएगी। बड़े पैमाने पर यात्रा निकाल रहे हैं हम, ताकि लोगों को जगा रहे हैं कि वे उठिए और अपने देश के लिए कम से कम आज का दिन आप पूरा समर्पित कीजिए। इस बात पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, या हम तो आपको जनता की राय बताते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो तिरंगा होता है तो वो हमारे दिल में है। ये चीज़ तो मतलब कि बीजेपी अपनी ये क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज कर रही है, मतलब मार्केटिंग कर रही है। देखिए तिरंगा हमारे दिल में है, मैं मानती हूँ हमारे दिल में है, लेकिन सब चीज़ दिल में रखने से तो काम नहीं चलता, कुछ तो लेकर आया जाएगा बाहर। अब पहले क्या था जी कि बहुत सारी पाबंदियाँ थी, झंडा इस कपड़े का होना चाहिए, तिरंगा ऐसा होना चाहिए, उसका ये कलर होना चाहिए, तो ये सब वो कुछ नहीं कर पाई। जिनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो कुछ नहीं कर पाए, तो उन्हें तो दर्द तो उमड़ेगा ना उनका कि आज देश कहाँ स्टैंड कर रहा हमारा, तो उनको उनका दर्द बता रहा है। और अभी हम घर घर तिरंगा, नहीं जैसे मैंने परसों जो 7 तारीख को हमने जो तिरंगा यात्रा थी बीजेपी की, हमने उसको भी कवर किया था। उसके साथ में हमने एक जो कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी हमने एक इंटरव्यू लिया था। तो उनका एक बेसिक बोलना ये है कि जो महंगाई के मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और रोजगार, बीजेपी इसको देने में विफल रही, इसलिए एक चीज़ लेके आ रही है। और वो हमें मतलब और काले का वस्त्र पहन के हमने एक महंगाई के ऊपर हमने किया था, न कि हमने देश की जनता को मतलब एक गलत मैसेज देना चाह रहे। काले वस्त्र पहनकर देश की रक्षा नहीं हो सकती। काले वस्त्र पहनकर आप धरने पर बैठो, जब आपकी सरकार थी, आपने 65 साल राज किया, तो आपने ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं किए? आपके ऊपर, हर बंदे के ऊपर तो ईडी छापे डाल रही है। आपके नेताओं के पास घोटाले किए उन्होंने, कौन से घोटाला? आपने ज़मीन बेच दिया, आसमान बेच दिया, आपने कुछ छोड़ा था? कॉमनवेल्थ देख लो, कौन सी चीज़ एक कहीं से किसी भी सिरे से उठाकर देख लीजिए कि उनके घोटालों की अगर पोल पुट्टी खोली जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ये काम अगर अब उनको दर्द इसलिए होगा कि प्रधानमंत्री जी आज पूरे भारतवर्ष छोड़िए, पूरे देश विदेशों में उनकी मान्यता है, लोग मान रहे हैं, आज अच्छे काम हो रहे हैं, देश उभर रहा है, आज किस पायदान पे हमारा देश खड़ा, तो उनको हजम नहीं हो रहा ना। हजम करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो ये तो कहेंगे आज बच्चे को पता होना चाहिए कि देश का जो तिरंगा होता है उसका कितना सम्मान होता है, उसका सम्मान कैसे करना चाहिए। जो तिरंगा का तो ये हम भी इसका अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पहले जो सरकारी बिल्डिंग थी या अपनी जो डिफेंस थी उसी में, और उसका भी टाइमिंग था, और सुबह के कितने बजे लगाना है और शाम को कितने बजे निकालना है। ये एक अच्छी मुहिम जो अपने प्रधानमंत्री जी ने की है कि कोई भी आदमी, देखो तिरंगे का सबका अधिकार है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होगा। ये एक, जैसे हमने कल गौतम गंभीर जी से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी एक अच्छा मैसेज दिया था कि जो 15 अगस्त के बाद में भी झंडा जो आपने लगाया उसको ध्यान भी रखना हमारा फर्ज बनता है। तो उसको भी एक मैसेज आप दीजिए लोगों को कि तिरंगा लहराइए, ये नहीं है कि रास्ते में फिर तिरंगे हमारे पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि कल झाड़ू मार रहा है तो उसमें भी तिरंगा है, तो ये भी एक मतलब अच्छी बात है। तिरंगे का सम्मान करना तो देखिए हर व्यक्ति को आता ही है, और हम तो वैसे भी डिफेंस वाले हैं, तो हमारे डिफेंस में तो तिरंगा को जब सुबह चढ़ाया जाएगा तो शाम को उतरता तो भी आदर के साथ सैल्यूट देकर किया जाता है। और हर व्यक्ति को इतने अपने तिरंगे का मान सम्मान करना तभी सीखेंगे, तब वहाँ तक वो चीज़ें जाएंगी। दूसरा मैम, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा राजनीति से हटके बात करूँ, लोगों का एक ही बात करती है कि रोजगार, महंगाई और जो स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं उनको देने में बीजेपी थोड़ी सी कसक है। इसमें लोगों की जब मार्केट में हम जाते हैं, सुपर मार्केट, बुध मार्केट में,
आप किसी भी महिला से पूछते हो तो आप सिलेंडर की बात की है आपने, ठीक है, घर घर सिलेंडर पहुंचा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी सब्सिडी खत्म करने के बाद में अभी सिलेंडर का रेट 1073 भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए कहीं भी अगर आप 15 साल या 20 साल पीछे जाएंगे तो आपकी सैलरी कितनी थी? हाँ नहीं, ये तो बढ़ा है, सैलरी बढ़ रही है ना, बिल्कुल बढ़ी है। देश बढ़ रहा है ना। उन लोगों को, जो लोग देश हित की बात करते हैं, उन्हें महंगाई नहीं खल रही है, ये तो अपोजिशन को खलती है, जिन्होंने वो काम किए थे कि भाई खुद दबा लो। आज मोदी जी के पास कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। हमारे किसी भी शीर्ष नेतृत्व का आप अकाउंट चेक कर सकते हैं, किसी के पास आपको ऐसे काला धन नहीं मिलेगा, वो देश के लिए कर रहे हैं। आज एक बात पूछिए, एक भी व्यक्ति से आप देश में पूछिए, जब कोरोना काल में पहली बार 70-100 साल के, उसमें बता देती हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ 9 महीने के अंदर वैक्सीन आई, एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगी और 3-3 बूस्टर डोज भी आ गई। और 10 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इतनी वैक्सीन दे दी कि हर आदमी को वैक्सीन छू गई। बिल्कुल। और आज हमारा देश सलामत है। तो ये पैसा कहाँ से आया जी? अगर थोड़ी सी हम महंगाई झेल लें, अगर उसी वैक्सीन को मैं पूरा आपको एक विस्तार से बता देती हूँ, अगर आप खुद उस वैक्सीन को लेते हैं तो एक वैक्सीन कितने की पड़ेगी? 1500 से 1200 की। आपके घर में 4 सदस्य हैं, हाँ, वो 6000 रुपये। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो वहाँ पे काउंट कर सकते जी। तो आप अगर महंगाई को देखिए, उसी पैसे को आपको एक तो बचाया मोदी जी ने। जब दिल्ली सरकार के बारे में बात करती हूँ मैं, कि जब हम इस बीमारी से जूझ रहे थे, पूरा देश त्राही त्राही मचा रहा था, हमारे देश का हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ छुप गए थे जी? कोई काम में आए? वो स्वयं आदरणीय उनको अमित शाह जी को उतरना पड़ा था जब दिल्ली को हमने बचाया था, और उन्होंने अपने हॉस्पिटल खुलवाए, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। तो ये लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे जी, आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, और जो अपने कर्म जो गाते हैं ना, जो ये कुछ करते नहीं है, वो झूठे अपना बस जुबान से निकली और पोस्टर पर निकाल दिए, विज्ञापन पर दे दी। हमारी सरकारी काम नहीं करती है, ना विज्ञापन पर देती है, हमारे कार्यकर्ता घर तक जाते हैं और जनता के बीच में काम करते हैं। बहुत अच्छा मैम। एक लास्ट हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, ये आपका जो हमारा पर्सन, ये बढ़िया अहम पर्सन है नशे पे। आपकी बीजेपी की जो मैं बातचीत करूं बैकग्राउंड की, तो इन्होंने जो पुरानी नीति पे ही, मतलब जो केजरीवाल सरकार को लेके आए, वो आपकी मैं मानता हूँ जीत है, लेकिन जो शराब है उसके ऊपर आपको कुछ तो लगाम लगानी पड़ेगी। देखिए, आपको पता है कि रात को 10 बजे बाद में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बिल्कुल लगाएगी। अभी हमने जो ये स्टेप लिया हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, जब इन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दी, ऑनलाइन घर में 5 मिनट के अंदर आपकी आ जाती है, शराब आ जाती है महिलाओं के लिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो अभी क्या कि ऑनलाइन आएगी तो हर आदमी सोचेगा, कोई देख नहीं रहा तो वो मंगाएगा डेफिनेटली। और महिलाओं के लिए 30% की छूट पिंक वाइन लेके आए थे। तो मेरे वार्ड में जब इन्होंने अपना पॉइंट करे कि भाई यहाँ खुलेंगी, और जब मुझे पता चला तो मैंने महिला निकाली, और आप मेरे फेसबुक को देख सकते हो, 500,000 महिला निकाली, और अपने विधायक, जो यहाँ के विधायक हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमने घेराव किया और उनको चुनौती दी, अगर आपने हमारे वार्ड में शराब की दुकानें खोली तो हम महिलाएं तोड़फोड़ मचाएंगे। उन्होंने हमारा रिस्पेक्ट किया जून साहब ने, और जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने हमें एक लेटर भी दिया कि मैडम हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में ना खुले। और ये इसमें मेरी बहनों के साथ मेरी जीत हुई कि हमने अपने वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं खुलने दी। और ये गलत काम था, नशा, ये तो नशे में डुबो रहे थे दिल्ली को, तो नशा मुक्त कराया तो यदि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कराया। अगर दिल्ली को बचाया है नशे से तो भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है इसका। नहीं तो बच्चा, 18 साल का बच्चा दारू पी सकता है? अगर पढ़ने उसमें एक और है ना, आपने बोला 18 साल का, ऑनलाइन में तो 12 साल का भी पी सकता है। वो तो देखिए, ऑनलाइन ऐसी चीज़ है कि कोई देखेगा भी नहीं, और जब घर घर दुकानें खुलेंगे, फैक्टर नहीं है कि आपको ऑनलाइन में। तो ये तो दिल्ली को नशे में दबाने के लिए, कि नशे में डूब जाएं, और इनसे वोट बैंक की राजनीति करना चाहते थे कि यूथ है, इनको दारू फ्री मिलेगी, जहाँ कहेंगे वहाँ वोट देंगे। तो ये गलत राजनीति है, देश हित में नहीं जाती है राजनीति। अगर देश के लिए काम करना तो अच्छे काम करिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतना धन्यवाद आपका। जैसा कि अरुणा मैम से आपने सुना उनके विचार, और हमारी माता बहनें से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक बार जो भी आपके क्षेत्र में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जब बीजेपी, कोई भी महिला मोर्चा या अपनी पॉलिटिक्स में, एक बार उनसे के पास बातचीत कीजिए, अपने बारे में, अपनी घर के परिवार के बारे में बातचीत कीजिए। और कोई भी जो नई स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, यदि वो महिलाओं के हित में हो तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।